दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर परीक्षा में ये पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है बायो सावर्ट का नियम। ठीक है, तो बात करते हैं बायो सावर्ट के नियम पर और पहले हेडिंग बना लेते हैं यहाँ पर बायो सावर्ट का नियम। इंग्लिश में भी लिख देते हैं बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ पे बात करते हैं और याद रखना बायो सावर्ट लॉ को समझने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑरस्टेड। और कहाँ के थे ये डेनमार्क के साइंटिस्ट थे। और इनका क्या मानना था, इनका ये मानना था, उन्होंने प्रयोग भी कराया, इसका एक्सपेरिमेंट भी कराया कि यदि कहीं पर कोई चालक है और उसमें धारा बह रही है, यदि किसी चालक में धारा बह रही है तो उसे हम कहते हैं धारावाही चालक, इंग्लिश में कहते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर जितने भी होते हैं, धारावाही चालक जितने भी होते हैं, उनके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात ऑरस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी। परंतु उन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसका मान क्या होगा, उसके लिए कोई गणितीय सूत्र नहीं बताया। तो गणितीय सूत्र ये दो साइंटिस्ट थे, बायो और सेवर्ट, फ्रांस के दो साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर एक गणितीय सूत्र बनाया इसका कि भाई इतनी दूरी पर इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इतने भाग के कारण इतना होगा। बस भाई ये सब किसने बताई, बायो और सेवर्ट ने बताई। तो जो गणितीय जो सूत्र है उसी का नाम क्या है, बायो सावर्ट का। ठीक है, चलो अब मैं और समझाता हूं, आपके लिए समझ में आ जाएगा और कैसे परीक्षा में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम एक ये धारावाही चालक बना लेते हैं। ये आपको भी बनाना पड़ेगा। ये धारावाही चालक मतलब कोई तार है जिसमें धारा बह रही है, तो क्या बन गया, धारावाही चालक बन गया। ठीक है, इसकी यहाँ पे हमने डेल्टा एल लंबाई का कोई भाग ले लिया, भाग का मतलब अल्पांश ले लिया। ये डेल्टा एल लंबाई का कोई अल्पांश ले लिया। ठीक है, इसके कारण यहां पर किसी बिंदु P पर हम चुंबकीय क्षेत्र देखना चाह रहे हैं। और ये धारा ऊपर की ओर बह रही है। जब ऊपर की ओर धारा बह रही है इसमें, तो आप मैक्सवेल के जो स्क्रू लॉ है उसके अनुसार आप समझ ही गए होंगे कि इधर की साइड जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगा। और लंबवत नीचे की ओर क्रॉस से लिख देते हैं, तो ये हमने नीचे। और कितना, डेल्टा एल लंबाई है तो चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, डेल्टा बी, ये उत्पन्न होगा। बसन भाई डायग्राम तो समझ में आ गया होगा। और धारा कितनी बह रही है इसमें, आई, आई नाम की धारा। ठीक, ये हमें एक डायग्राम बनाना है। अब समझिए, एक छोटी सी लाइन, ज्यादा नहीं लिखेंगे हम। इस नियम अनुसार किसी धारावाही चालक के डेल्टा एल लंबाई के अल्पांश, अल्पांश मतलब थोड़े से भाग, अल्पांश, डेल्टा एल लंबाई के अल्पांश के कारण किसी बिंदु P पर, कोई बिंदु हमने P ले लिया, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर निर्भर करता है।
कौन कौन सी वो आते हैं? नंबर एक, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है डेल्टा बी, ये चालक में बहने वाली धारा आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे लिख सकते हैं। और दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा, दूसरी कौन सी बात पे निर्भर करता है? ये अल्पांश जो है इसकी लंबाई के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समानुपाती होता है। तीसरा, अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाले अल्पांश, अल्पांश तो ये हो गया, और इसे बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, इन दोनों के बीच बने एंगल की जया, जया का मतलब साइन, के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी समानुपाती साइन। मतलब ये किन किन के बीच में कोण बनता है? अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा और अल्पांश, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसकी, खाली कोण नहीं, कोण की जया, जया का मतलब साइन, के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसे इक्वेशन 2 डाल दो इसी के। चौथी बात को मैं ऊपर लिख देता हूं तो भी नीचे नहीं दिखाई दे, पॉइंट नंबर 4 करके आप लिख देंगे, डेल्टा बी ये होता है आर स्क्वायर के व्युत्पन्नपाती होता है। और आर क्या होता है? अल्पांश से बिंदु P तक की दूरी, और दूरी के स्क्वायर के क्या होता है? ये व्युत्पन्नपाती होता है। इसे इक्वेशन 4 डाल दीजिए और नई लाइन से हम लिखते हैं अब, समीकरण 1, 2, 3 और 4 से इन चारों को मिला दो। जब चारों को मिलाएंगे तो क्या आएगा बेटा? डेल्टा बी समानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज मैं रफ कर देता हूं और फिर बात करते हैं। या आप लोग जानते हैं कभी भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहां पे कोई कांस्टेंट लगाते हैं, हम म्यू नॉट बटे 4 पाई लगाते हैं। ये आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जो संबंध बन गया, यहां एक लाइन लिख दो, जहां म्यू नॉट बटे 4 पाई, ये म्यू है, म्यू नॉट बटे 4 पाई एक समानुपाती नियतांक है, जिसका मान याद रहे तो लिख देना, नहीं तो बस इतनी बात लिख देना, जिसका मान 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है, यही बायो सेवर्ट नियम कहलाता है। ये जो रिलेशन है यही बायो सेवर्ट का नियम कहलाता है। ठीक है, चलो मैं साथ में एक बात और बता देता हूं, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, बहुविकल्प में आ जाता है, और कभी कभी कंपटीशनों में भी आ जाता है। इसका वेक्टर रूप लिखने को आता है, तो वेक्टर रूप में क्या कर देते हैं हम, मैं डायरेक्टली बता देता हूं, कभी समय मिलेगा तो सिद्ध करके बताऊंगा कैसे आता है। डेल्टा बी बराबर हो जाता है म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डेल्टा आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर की पावर 3, क्योंकि अब इसमें वेक्टर को यूनिट वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर से आर कट जाएगा और यही रूप आ जाएगा। ठीक है, ये इसका वेक्टर रूप है, याद रखना। ये कई बार डेल्टा एल पहले होता है और आर बाद में होता है, कभी कभी उल्टा करके दे देते हैं, मतलब 4 विकल्प होते हैं ना, तो कंफ्यूज करने के लिए कभी यहाँ पावर 2 देते हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज है, इसका वेक्टर रूप। ये बहुत ज्यादा कंपटीशनों में आता है, यहाँ तक कि टीजीटी, पीजीटी, नीट
IIT वगैरह में भी ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ठीक है, इसका वेक्टर रूप याद है। ठीक, तो आज के लिए यहीं पे विराम लगाते हैं। और दोस्तों, मेरा आपसे पुनः आग्रह है कि मेरी वीडियो को आप पहली बात पूरी देखा करें, तभी आपकी समझ में आएगा। और दूसरी बात, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है, जिससे सबका भला हो। और जो मैं ये एक कार्य समाज सेवा का कर रहा हूँ, इसमें आप सब लोग भी बढ़ चढ़कर भाग लें, यही मेरी आपसे अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद।